नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पुलिस ने कराची के प्रॉपर्टी डीलर फ़हीम के कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को उसकी बीवी और बेटी ने बैठ के पैदर पे वार करके कत्ल किया था। पुलिस ने मकतूल के घर से आला कत्ल बरामद करके उसकी बीवी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। चल बीबी, वकील साहब मिलने आई है आपसे। आप वकील हैं? मेरा दिफा करने आई हैं आप? आपको मेरी नंदे भेजा है मेरा दिफा करने के लिए? वकील हूँ लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और तुम्हारी नंद की मुद्दईयत में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसने नहीं भेजा। क्या नाम क्या है तुम्हारा? रुबीना फ़हीम। और प्लीज़ इनसे पूछिए मेरी बेटी कहाँ है। मुझे जब से यहाँ पर लेकर आए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। वो मासूम गुनहगार नहीं है। आप इनसे पता करें मेरी बच्ची कहाँ है। मासूम? मिलके कत्ल किया तुम दोनों ने इस मुकदमे में, वो भी बतौर मुल्ज़िमा नामजद है, दूसरे लॉकअप में है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और जब तक चालान मुकम्मल नहीं होता पुलिस का, तुम दोनों की मुलाकात नहीं हो सकती। सीधी तरह सवालों के जवाब दो मुझे। जुल्म है ये, बहुत बड़ा जुल्म है मुझ पे और मेरी बच्ची पर ये। अच्छा, और जो तुम लोगों ने फ़हीम के साथ किया वो क्या था? वो जुल्म नहीं था? 21 जख्मों के निशान थे बेचारे पर, सर फाड़ दिया तुम लोगों ने उसका मार मार कर। वो जुल्म नहीं है? इतनी नफरत, इतना बुरा लगता था शौहर तो छोड़ देती उसे, खुला ले लेती। कत्ल किस लिए किया तुम लोगों ने? वकील साहिबा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। हाँ, मुझे गुस्सा था फ़हीम पर, मैं नाराज थी, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं होना चाहती थी, ना ही मैं उनसे तलाक लेना चाहती थी। मगर दूसरी औरत के चक्कर में उन्होंने तो मंसूबा बना लिया था मुझे छोड़ने का। इसमें मेरा क्या कसूर था? अच्छा, तो ये वजह है, ये मोहरिक है कत्ल का। जलन, हसद। वो तुम्हें छोड़कर किसी और औरत से शादी करना चाह रहा था और इसलिए तुमने उसे कत्ल कर दिया। क्या तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को भी, उसकी भी जिंदगी खराब कर दी। क्या फायदा हुआ? वकील साहब, ये सब झूठ है, हमने कोई कत्ल नहीं किया। आप यकीन करें, उस रात जब फ़हीम घर आए तो जख्मों से चूर थे। रात का 1:30 बज रहा है और इस शख्स को बिल्कुल फिक्र नहीं है कि बीवी और बेटी अकेली घर पर है, न जाने कहाँ है। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई हादसा ना हो गया पापा के साथ। डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? वो लापता हो गए या किसी महाज पर गए? अरे तुम्हें नहीं पता, उसी डायन के साथ होंगे, घूम फिर रहे होंगे। कितनी कॉल्स की मैंने, लेकिन एक कॉल का भी मेरी जवाब नहीं दिया उन्होंने। मम्मा, कोई जरूरत नहीं है आपको झगड़ा करने की। दोपहर में भी इतना बुरा झगड़ा हुआ है, पूरा मोहल्ला सुन रहा था। मोहल्ला सुनता है तो सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो मेरे सर पे लाके किसी सौकन को बिठा दे? मम्मा बस कर दो। मम्मा, मुझे लग रहा है गाड़ी की आवाज आई है, पापा तो नहीं आ गए? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं उनसे झगड़ा करूँ तो तुम मेरी तरफ बोलना, ज्यादा उनकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। चलो आओ देखिए, आज नहीं छोड़ूंगी, आने दो इनको। मम्मा गुस्सा नहीं करिएगा उनको। क्यों नहीं करूँ? हाँ, ये कर क्या रहे? 1:30 बजे घर पर आ रहे। पापा, 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 क्या हुआ आपको? देखो, चलो इनको हॉस्पिटल लेके चलते। उठो जल्दी से गाड़ी। मगर गाड़ी चलानी नहीं आती हमें, तो कैसे लेके जाएंगे? हाँ, तो तुम अपने पापा को कॉल करो, वो पीछे गली में रहते ना, आ जाएंगे। फ़हीम उठे, उठे फ़हीम, फ़हीम उठे फ़हीम। क्या हो गया आपको फ़हीम? कहाँ रह गए फ़हीम भाई? फ़हीम भाई, देखिए फ़हीम को क्या हो गया, देखिए क्या हुआ। चले जल्दी हॉस्पिटल चले, इनको लेके चलते। फ़हीम भाई आगे खोले। मैं आती हूँ घर लॉक कर। अरे आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। फरीन, तुम जाकर घर अंदर से लॉक करो और दूसरी गाड़ी में आओ, जल्दी आओ। आओ, चलो चलो भाई, चलो भाई, पहले गाड़ी, चलो। हम उनको घर के नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ ले गए। मेरे नंदोई साथ थे, उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन उनकी कंडीशन देखकर हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करने से मना कर दिया। फिर मेरे नंदोई ने कहा कि सरकारी अस्पताल चलते हैं। हम उनको वहाँ ले गए, लेकिन सरकारी अस्पताल वालों ने तो उनको एडमिट नहीं किया, बल्कि हमारे लिए पुलिस बुलवा ली।
सर पर शदीद जख्म है, यूं लगता है जैसे बड़ी बेरहमी से ज़रबे लगाई गई है। जी इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए तो मैंने डेड बॉडी को देखते ही आपको कॉल मिला दी। डेथ बॉडी यानी जब इसको इधर लाया गया तो ये मर चुका था? जी इंस्पेक्टर साहब, इनकी फैमिली का कहना यह है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि इनका मुआयना किया है तो पता चलता है कि इनको बहुत बुरी तरह ज़दकोब करके मारा गया। झूठी कहानियां बंद कर दो। सबूत है पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ, शवाहिद हैं। घर से आला कत्ल भी मिल गया है। वो बैट जिस पर फहीम के खून के निशान हैं, जिस बैट से तुमने उसे मारा है। बैट? कौन सा बैट? हमारे घर पे तो कोई बैट नहीं था। वकील साहिबा, जरूर कोई साजिश कर रहा है मेरे और मेरी बेटी के खिलाफ। हाँ, पूरा मोहल्ला साजिश कर रहा है तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि पूरे मोहल्ले ने गवाही दी है कि किस कदर लड़ाई झगड़ा करती थी तुम। मुझसे हमला तक करने की कोशिश कर चुकी हो तुम उस पर पहले। सुने, मैं आपकी चाय ले आई हूँ, ठंडी हो जाएगी, जल्दी कर लीजिए। अब शेव कर रहा हूँ, चाय वहीं पे रख दो। हेलो, कब से कॉल कर रही थी, फहीम कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे थे। फहीम क्या हो गया, सब ठीक तो है? हेलो, मेरे घर में आग लगाने के बाद तो मुझसे पूछती हो कि सब ठीक है? हाँ, क्यों क्यों पीछे पड़ी हो तुम फहीम के? हाँ, अरे आपको गलतफहमी हुई है कोई। गलतफहमी? और मुझे? हाँ, तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। डायन, जरा तमीज से बात करें और मुझे भी ना आपकी करतूतों का खूब पता है। मेरा मुंह ना खुलवाए ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा, समझिए आप। अच्छा, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं दिलाई ना तो मेरा नाम भी रबीना नहीं। पागल हो गई क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं पागल हो गई हूँ। और तुम जो ये औरतों के साथ इस रास्ते पे रहोगे। फायदा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी ठीक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फोन उठाने की? मेरी हिम्मत? तुम औरतों से इश्क लड़ाओ वो ठीक है, मैंने अगर तुम्हारा फोन उठा लिया तो वो गलत हो गया। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ यही करोगे, इसी औरत की वजह से तुम मुझे छोड़े हो ना। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, काम में आ गया हूँ। जानती थी कि इस चुड़ैल के लिए तुम मुझे छोड़ोगे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगी, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूँ कर लो जो करना है तुमने। करूंगी, तुम देखना क्या करूंगी। दुनिया में तुम्हें तमाशा बना दूंगी मैं। मुझे तबाह किया तुमने इस औरत के लिए, तुम औरतों में हशर करूंगी, जहर दूंगी मैं तुम्हें। फिर आवाजें आने लगी। ये मियां बीवी का रोज का झगड़ा है इनका। आज तो मुझे लग रहा है ये इसकी बीवी ना इसको मार के रहेगी। हाँ, कि सारे वाकये से नजर आता है कि तुम किस कदर जुनूनी तबीयत की औरत हो। बर्दाश्त नहीं होता तुमसे कि तुम्हारी बात ना मानी जाए। वकील साहिबा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, हम बेकसूर हैं। जब फहीम घर आए थे तो वो जख्मों से चूर थे। मैं उनको फिर अस्पताल लेके गई। अगर उनको मैंने मारा होता तो क्या वो गवाही नहीं देते? वो कुछ तो कहते, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं, लाश के लिए सिर्फ पुलिस ही बुलाई जाती है। एक नज़र में भांप गए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इसीलिए उसको एडमिट नहीं किया क्योंकि उनको नजर आ गया था ये पुलिस केस है, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में रेफर किया। और सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स तो फौरन पहचान गए थे कि ये एक्सीडेंट का नहीं कत्ल का केस है, इसीलिए उन्होंने पुलिस बुलवाई थी। वहां पे भी जाके तुमने झूठ बोला था। देखो, तुमने जो कुछ किया, अपनी जिंदगी खराब की, अपने शौहर को कत्ल कर दिया। अभी भी अपनी बेटी का सोचो। मैं कोशिश करके उसकी सजा कम करवा सकती हूँ, उसकी जान फिर भी बच सकती है। अभी भी तुम सच्चा बयान बता दो कि हुआ क्या था उस रात। वकील साहिबा, मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं और मेरी बेटी बेगुनाह हैं। मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ वो बेकसूर है। आप मुझे चाहे फांसी पे चढ़ा दें, मगर उसे बचा लें, वो मासूम बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी वो। अब तुम अदालत के सामने ही सारी बातें करना बंद करो उसे अंदर। वकील साहिबा, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। वकील साहिबा, मेरी बात का यकीन करें आप। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी।
सब बर्बाद हो गया। इस रुबीना ने सब कुछ तबाह कर दिया, हमसे हमारा फ़हीम छीन लिया। जहांगीर, तू तो वकील है ना, ऐसा केस बनवाओ कि वो सारी जिंदगी जेल से बाहर ना आए। मेरा बच्चा। खाला, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि फ़हीम भाई हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जहांगीर बेटा, तूने तो अपने हाथों से कब्र में उतारा है ना, अब तो यकीन कर ले, उस रुबीना ने ना हमारे खानदान की खुशियां लूट ली हैं। इस बीमारी इंसान को देखो, पूरा ही मार डाला जालिम ने। क्या कोई झगड़ा इतना बड़ा भी हो सकता है कि बीवी शौहर की जान ही ले ले? फरहीन, तू तो बावली हो गई है बेटा। ये मोहब्बत का चक्कर था, रुबीना का किसी से चक्कर चल रहा था। खाला जान, ये क्या कह रही हैं आप? सोला ने सच कह रही हूँ। फ़हीम को भी इस बात की खबर थी, लेकिन उसने अपना घर बचाने की आखिरी दम तक कोशिश की है बेटा। आपको यकीन है इस बात का? यकीन क्यों ना हो बेटा, इन कानों ने सुना और इन आंखों ने देखा है। ये आंखों देखा हाल है बेटा। आपकी वजह से तो मुझे जीने का हौसला मिला है, वरना मैं तो हौसला ही छोड़ चुकी थी। जी मैं मिलती हूँ ना आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय हाय, देखो जरा इसे, जवान बेटी की माँ होते हुए भी इश्क लड़ा रही है। फ़हीम, आके देख जरा। खाला, आप किचन में? कुछ चाहिए आपको? तेरी बेटी से पानी मांगा था, उस कुलमुही ने इनकार कर दिया तो खुद चली आई, और यहाँ आकर जो देखा है ना, तो शर्म से मैं खुद पानी पानी हो गई हूँ। खाला, तबीयत तो सही है आपकी? यहाँ तूफान आ गया, तू तबीयत का पूछ रहा है मेरी? तेरी नाक के नीचे कौन सा खेल खेल रही है तेरी बीवी? इश्क लड़ा रही है क्या? खाला, ये सरासर झूठ है। आप क्यों मेरा घर तबाह करना चाहती है? तेरा घर मैं तोड़ रही हूँ, अपना घर तो तू अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर रही है। फोन चेक कर, फोन चेक कर। मोबाइल दो। क्यों दूं मैं अपना फोन आपको? शक कर रहे हैं तो करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा फिर, मैं ना कहती थी इसके दिल में चोर है, ये आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। देख इसका फोन चेक कर अभी। मैं कह रहा हूँ मोबाइल दिखाओ अपना। नहीं दूंगी मैं अपना फोन। आपको खाला पे यकीन करना है तो 100 बार करें। मैं कोई नहीं लड़ा रही थी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हाँ लड़ा रही हूँ मैं। जो कर सकते हैं कर लिया। खुश खाला, मैं आपसे कह रही हूँ, इस घर को तबाह मत करो। भरी जवानी में आप खुद तो तलाक लेकर आ गई और अब इस घर के पीछे लग गई। हाथ जोड़ के बोलती हूँ, पीछे छोड़ दो हमारा। तौबा है इस लड़की से, अजाब है ये हमारे घर पे, अजाब। उस दिन भी फ़हीम मेरे घर आया था बेटा, मैंने उसे चुकन्ना किया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है बेटे। उस दिन तो फ़हीम भाई हमारे घर भी आए थे। मैंने अपने बेटे आमिर के रिश्ते के हवाले से कुछ बात करनी थी उनसे। मगर हमें क्या पता था कि मौत भाई का ताकुब कर रही है। अगर जरा सा भी शक होता ना तो भाई को जाने नहीं देती, यही रोक लेती अपने पास। फरीन, सब्र करो, कल कोर्ट में दूसरी पेशी है, देखो अदालत क्या फैसला सुनाती है। कैसे सब्र करूं जहांगीर, जब से फ़हीम भाई गए अब्बू ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अभी भी बड़ी मुश्किलों से ये दम का पानी पी रहे। ठीक है आयो साहब, आप लोगों ने आला कत्ल बरामद कर लिया था फ़हीम के घर से, और उसके बावजूद दोनों माँ बेटी को कल जमानत पर रिहाई मिल गई। देखिए, उनके वकील की भी बातों में दम था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि फ़हीम की मौत रात 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान हुई है, जबकि मकतूल फ़हीम के सेलफोन रिकॉर्ड और कार ट्रैकिंग रिपोर्ट बताती है कि वो घर वापस कोई 1:30 बजे के करीब आया था। तो इस सारे मामले में शक तो पैदा होता है, और इसी शक का फायदा दिया गया है दोनों खवातीन को। बहरहाल केस तो भी चल रहा है, आप हिम्मत ना हारें। हाँ जी वकील साहबा, देखते हैं क्या होता है। वैसे कल तक हमारे पास रुबीना का फोन रिकॉर्ड आ जाएगा, उससे ये तो पता चल जाएगा कि कत्ल के वक्त रुबीना अपने घर में थी या घर से बाहर थी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर रुबीना अपना फोन घर पर छोड़कर कत्ल करने गई थी, तो फिर इस बात को आप कैसे साबित करें कि वो घर पर नहीं थी? भाई हो सकता है कि माँ बेटी ने फ़हीम को किसी और इलाके में कत्ल किया हो, और चंद घंटे बाद गाड़ी ड्राइव करके बंगले पर पहुंच गए हो, ताकि ये सारा ड्रामा रचाया जा सके। लेकिन आपकी तफ्तीश के मुताबिक इन माँ बेटी को ड्राइविंग तो नहीं आती। हाँ ये भी है, हम अभी तक असल में इसी मफरूजे पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इस कत्ल में कोई मर्द भी शामिल हो,
क्योंकि मकतूल के लवाहिकीन ने रूबीना के आशना का जिक्र किया था। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि मुर्दा खुद गाड़ी चला के अपने घर पहुंच गया। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यही मकतूल की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट और सेलफोन लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मकतूल की गाड़ी और फ़ोन किस वक्त कहाँ पर था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ रात 9:30 से 11 बजे के दरमियान है। अब फ़हीम की गाड़ी रात 9:35 पर जहांगीर और फरीद के घर से निकली है, जिस बात की गवाही वहाँ के चौकीदार ने भी दी है। और फिर गाड़ी 10:10 से लेके रात 12 बजे तक फाइजा के घर के बाहर पार्क्ड रही है। फाइजा वही औरत है जिससे फ़हीम शादी करना चाहता था, जिसकी वजह से घर में नाचाकी पैदा हो रही थी। तो गाड़ी तो फाइजा के घर के बाहर थी। फोन लोकेशन, फोन रिकॉर्ड आपके पास क्या बताता है? कॉल रिकॉर्ड से तो ये पता चलता है कि कत्ल वाली रात फ़हीम ने रूबीना को फोन किया था तकरीबन 10:12 पे और कोई 20 सेकंड उससे बात भी की थी। 10:12 तक तो फ़हीम जिंदा था। जी बिल्कुल। अब अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 11 बजे तक तो फ़हीम की डेथ हो चुकी है और रात 12 बजे तक फ़हीम की गाड़ी और सेलफोन की लोकेशन फाइजा का घर ही बता रहे हैं, तो फिर फाइजा ही बता सकती है कि एक मुर्दा किस तरह मरने के बाद रात 1:30 बजे अपनी गाड़ी चलाकर घर पहुंच गया। पूछिए जरा उससे। पूछते हैं जी, बिल्कुल। सर ये घड़ी मिली है सर। मोहतरमा, क्या आप बता सकती हैं कि ये मर्दाना घड़ी किसकी है? क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक आपके घर में कोई मर्द नहीं है। ये देख मोहतरमा, बेहतर यही है कि सब कुछ सच बता दे, वरना फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ये घड़ी खुद ही सच बोल देगी। मैं बता रही हूँ, वो ये ना ये फ़हीम की घड़ी है। समझ गई ना तुझे क्या करना है? नहीं, कहाँ? ये क्या बात हुई? अरे मेरी पूरी बात तो सुने। नहीं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। कितना घर गंदा हो रहा है। इतने दिन हम घर में नहीं थे तो देखो क्या हुआ। और यकीन जानो ये सब तुम्हारी फुप्पो का किया धरा है। भाभी कैसी हैं आप? यकीन जाने मुझे जब पता चला आपकी जमानत हो गई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। क्यों क्यों मिलने आई हो मुझसे? हाँ, तुम्हें खुशी हुई है या तुम्हारे घर पे सफे मातम भिज गई कि हम दोनों घर आ गए? मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ और ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? क्या हो गया है आपको? और क्या कहूँ, बोलो क्या कहूँ मैं? तुम्हारा शौहर तो वकील है ना, तो क्या चाहिए था? तुम्हें क्या करना चाहिए था? मेरा साथ देना चाहिए था ना, बल्कि तुम लोगों ने और इल्जाम लगा के हमें अंदर करवा दिया। ये साथ दिया तुम लोगों ने मेरा। यकीन जाने भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि भाई के जाने के बाद मैं तो सिर्फ अब्बा जी को संभालती रह गई। समझाओ ना अम्मी को। माँ, पप्पा ने कुछ नहीं करा। चुप कर जाओ मारिया, तुम कुछ नहीं जानती कि क्या किया इन लोगों ने हमारे साथ। ज्यादा ड्रामे नहीं करो मेरे सामने। क्या तुम लोगों ने पुलिस वालों को ये नहीं कहा कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? बोलो। भाभी आप मेरा यकीन करें, खुदा गवाह है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि ये सब कुछ वो ज़ैनब खाला का किया करता है। मना भी किया था मैंने उनको कि ऐसा कुछ नहीं कहे, मगर उनके दिल में जो कुछ आया उन्होंने पुलिस के आगे बक दिया। उन्हें तो मैं जरूर देख लूंगी,
लेकिन तुम ये बताओ कि मेरे शौहर के तुम पर कितने एहसानात हैं। तुम्हारे पास जो गाड़ी है वो मेरे शौहर ने दी, तुम्हारे बेटे की मेडिकल फीस तक मेरे शौहर ने दी। कितने एहसानात है तुम लोगों पर, और क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ। भाभी, वो आपके शौहर बाद में, पहले मेरे भाई थे, और भाई का बहनों पर कोई एहसान नहीं होता। सही कहा, मगर तुम जैसी बहनों पर बहुत एहसान होता है। जो एहसान फरामोश होती हैं, वो मेरा शौहर था, और तुम लोगों ने तो उसके साथ मिलकर एक प्लानिंग कर ली थी कि अपने निकम्मे बेटे आमिर की शादी मेरी बेटी मारिया के साथ कर दो। वो तो मैं बीच में आ गई, इसलिए ये रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन एक बात याद रखो तुम लोग, मैं अपने भाई के बेटे से अपनी बेटी की शादी करूंगी, और अब तुम लोगों की इस घर में कोई भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ, सिर्फ आप लोगों से मिलने आई थी। आपको मेरी मनहूस सूरत नहीं देखनी ना? नहीं आऊंगी आज के बाद। अपना और अम्मी का ख्याल रखना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें हमेशा आबाद रखे, खुश रहो, तुम्हारी अम्मी को भी खुश रखे। बड़ी आई दिखावा करने के लिए, और तुम इनकी तरफदारी कर रही हो। तुम्हें नहीं पता ये सब इन्हीं का किया धरा है। मम्मा, उन्होंने कुछ नहीं करा, सब कुछ इन्होंने किया है। बागू पे टैटू ही बनाती है, नशा वशा भी करती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो क्या तुम अब भी अपने जुर्म से इनकार करती हो? मैंने कोई जुर्म नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। हर मुजरिम यही कहता है। अब फहीम से अपने रिश्ते के लिए भी इनकार कर दो। ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करती थी तो उसे कत्ल क्यों किया? अरे मैं कब से कह रही हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया मैंने कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित हो चुकी है कि जिस वक्त मकतूल का कत्ल हुआ वो तुम्हारे अपार्टमेंट में मौजूद था। ये सरासर झूठ है, फहीम उस रोज वहाँ नहीं आया था। अच्छा, तो क्या उसने तुमको फोन भी नहीं किया था? हमारे पास सारा फोन रिकॉर्ड है, तुम उसको झुटला नहीं सकती। उसने फोन जरूर किया था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई थी। बात होने से पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी, शायद नेटवर्क का कुछ मसला था। तो तुमने उसे वापस फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आधे घंटे तक अपनी बेटी से बात करती थी। वो शहर में नहीं होती, पढ़ने के लिए गई हुई है। आप चाहें तो रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। वाह भाई वाह, कहानी तो बहुत अच्छी खड़ी है। अब जरा ये भी साबित कर दो कि फहीम की गाड़ी तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर नहीं खड़ी थी। फहीम की गाड़ी? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मगर हमें पता है कि फहीम की गाड़ी 9:30 से लेके 12:30 तक उसी लोकेशन पर मौजूद थी। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, पता नहीं कैसे वहां फहीम की गाड़ी आ गई। ठीक है, तो इस एटीएम कार्ड के बारे में तो जानती होंगी आप। गौर से देखें, आपका ही कार्ड है, ये हमें मकतूल की गाड़ी से मिला। हाँ, ये कार्ड मेरा ही है। कुछ अरसे पहले ये गुम हो गया था, इसलिए मैंने ब्रांच में कॉल करके बंद करवा दिया था। आप चाहें तो बैंक में फोन करके पूछ सकते हैं। मकतूल की गाड़ी से तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। फिंगरप्रिंट्स? हाँ, वो फिंगरप्रिंट्स इसलिए होंगे क्योंकि हमने गाड़ी में साथ सफर किया है। इससे ये तो साबित नहीं होता कि कत्ल मैंने किया है। लेकिन इस टूटी हुई घड़ी से तो यही साबित होता है कि मकतूल पर तशद्दुद आप ही के घर पर हुआ, और पुलिस के डर से आपने इसे छुपा दिया था ना? नहीं, शायद ये घड़ी गिर गई होगी वहां पे, और इस घड़ी के पीछे भी ना उसकी बीवी का ही हाथ होगा यकीनन। उसी की वजह से फहीम बहुत तंग आया हुआ था, अजाब में डाली हुई थी जिंदगी उसने। हेलो, फहीम कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं आए आप? ज्यादा जिरा करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में हूँ, देर हो जाएगी। ये ऑफिस का कौन सा टाइम है? मैं और मारिया आपका वेट कर रहे हैं। फहीम, यहाँ बैठे आप, मैंने खाना। फहीम, आप इस हद तक गिर जाएंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप ऑफिस का बहाना बनाकर उस चुड़ैल के साथ अय्याशी कर रहे हैं। तमीज से बात करो। अच्छा, मैं तमीज से बात करूं, और आपको तमीज है कि झूठ बोल रहे हैं आप? बकवास बंद करो, तुम औरों से इश्क लड़ाओ और मैं मर्द होके देखता रहूं। मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी ख्वाहिशात है। फहीम, रहम आता है मुझे तुम पर और तुम्हारी घटिया सोच पर। रहम? मुझे तुम्हारे रहम की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो। अरे छोड़ें,
दिमाग खराब हो गया। और हाँ, उसकी बीवी का भी चक्कर किसी से चल रहा था। कत्ल की वजह तो उसके पास भी थी, और मैं क्यों कत्ल करूंगी फ़हीम का? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। मगर उसने तो आपके साथ रहने से इनकार कर दिया था ना। वो तो अपनी बीवी और बेटी के साथ रहना चाहता था। ओ बीबी, हमारे पास उसके सारे SMS मौजूद हैं। वो अपने खानदान के साथ रहना चाहता था, लेकिन तुमने उसे तलाक के लिए उकसा के रखा हुआ था। और जब उसने तुमको अपना हतमी फैसला सुनाया तो तुमसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, लेकिन फ़हीम की लाश तो उसके घर से ही मिली है। वो लाश तुमने वहाँ पहुँचाई थी जब अपार्टमेंट की लाइट गई थी। थोड़ी ही देर में तुमने बंगले में पहुँचाई और वहाँ से फौरन फरार हो गई। तो ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि मैंने कत्ल किया है, तो आप लोग मेरे घर की तलाशी ले लें। अगर वहाँ से फ़हीम के खून के धब्बे या आला कत्ल मिल जाता है, तो आप कोर्ट में ले जाके मुझे मुजरिम साबित कर दें। करेंगे, जरूर करेंगे, और इसको साबित करने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्द सारे सबूत हमारे पास होंगे। आ जाओ बेटा। देखें अब्बा जी, आपसे मिलने कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम दादा। देखें अब्बा जी, कौन आया है? आपकी पोती। कैसे आप? अब्बा जी पूछ रहे हैं तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अब्बू की याद आ रही है। हेलो, पहले तो माँ के साथ मिलकर बाप को कत्ल कर लिया, अब बाप को याद करने का ड्रामा कर रही है। खाला कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्ची है वो। बच्ची नहीं है ये, बड़ी शातिर है। जायदाद के लालच में दादा को शीशे में उतारने आई है, वरना पहले क्यों ना आई? अशरफ भाई बेटे के होते हुए बेटी के घर पे पड़े हैं। खाला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये अब्बा जी का ही घर है और फ़हीम भाई भी बाकायदगी से यहाँ पर आया करते थे। जहांगीर, समझा दे इस लड़की को, बाप के मरने के बाद ना दादा की जायदाद में से पोती को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा इसे। खाला कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आप छोड़े इन बातों को, इधर आए, मेरे साथ आए, इधर आए, छोड़े, मैं मेरे से बात करें, इधर आए, छोड़। भाई बड़ी दादा की लाडली। खाला बच्ची है, इस तरह की बातें नहीं करते। तुम रो नहीं। अब्बा जी आप तो नहीं रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। मत रो मारिए। आई हो ना तो खाना खा के जाना है ना। तुम्हें दाल चावल बहुत पसंद है ना? मैं दाल चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ, तुम्हारे लिए बनाऊंगी। बस करें अब्बा जी, चुप हो जाइए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। वकील साहिबा, हमको शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये कत्ल फायजा नहीं किया है। आप रुबीना की मर्तबा भी इतने ही पूरे तमाद थे कि ये वारदात उसी ने की है, और दूसरी पेशी पर उसको जमानत पर रिहाई मिल गई थी। लेकिन फायदा के मामले में ऐसा नहीं होगा, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। बेहतर है कि एक बार शवाहिद का फायजा के डिफेंस के नुक्ते नजर से जायजा ले लिया जाए। देखिए जी, हमारे नजरिए के मुताबिक फायजा ने फ़हीम को 9:30 से 11 के दरमियान कत्ल किया और मकतूल को उसी की गाड़ी में डालकर उसके बंगले पर पहुंचा दिया। देखिए, आपके इसी मफरूजे की धज्जियां उड़ा देनी है डिफेंस लॉयर ने। जब मकतूल की गाड़ी की फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ना, तो पता चल जाएगा कि मकतूल की लाश को उसी की गाड़ी में डालकर ट्रांसफर नहीं किया गया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा मिकदार में मकतूल का खून उसकी गाड़ी से मिलना चाहिए था, या डिगी से, या बैक सीट से, या पैसेंजर सीट से, लेकिन ऐसा नहीं था। मकतूल के खून के तो इतनी मिकदार में ट्रेसेस नहीं मिले उसकी गाड़ी से, बल्कि इसके बरक्स मकतूल के खून के उसके घर के गेट के बाहर से ज्यादा ट्रेसेस मिले हैं, जहां पर उसकी मुबैना लाश कुछ देर के लिए रखी गई। और फिर डिफेंस ये नुक्ता उठाएगी कि अगर फायजा ने ही लाश को ठिकाने लगाया है तो उसका आपके पास कोई सबूत है, कोई CCTV फुटेज मौजूद है? देखें जी, असल में वो अपार्टमेंट जिस इलाके में है ना, वो सुनसान इलाका है और वहाँ पर रात को 10:30 बजे लाइट भी चली जाती है। अब जनरेटर स्टार्ट करने में 2-3 मिनट तो लगते हैं ना। इसी दौरान फायजा ने लाश को अपार्टमेंट से निकाल के गाड़ी में शिफ्ट किया है। देखिए, अब तक की जितनी तफ्तीश है और हमारे पास जो मालूमात हैं, उसमें उस बिल्डिंग की लाइट जाती है रात को 10:30 बजे।
और जो फ़ोन कॉल डाटा है उससे पता चलता है कि एक मुबैना कॉल की गई फ़हीम के सेल फोन से फायजा को, और वो कॉल टाइमिंग है रात 10:12। तो अगर उस टाइम पर फ़हीम जिंदा था और फायजा के घर में एंटर हुआ है तो फिर तो लाइट थी उस वक्त बिल्डिंग में, सीसीटीवी फुटेज में नज़र आना चाहिए था। और अगर हम ये भी मान लें कि किसी वजह से सीसीटीवी के कैमरे में फ़हीम नज़र नहीं आया, तो फायजा घर से निकलते हुए या घर वापस आते हुए कहीं तो नज़र आती ना सीसीटीवी फुटेज में। ये बहुत झोल है हमारी तफ्तीश में। चले हम ये बात मान लेते हैं कि फायजा घर के बाहर लाश फेंककर फरार हो गई, तो फिर आलाए कत्ल घर के अंदर से कैसे बरामद हुआ, और वो भी ऐसी जगह से जहां वही घर का फर्द जा सकता है जिसको बंगले की तफसीलात मालूम है। वकील साहब, शायद आपको पता नहीं, मकतूल की गाड़ी की चेन से उसके घर की चाबी गायब है, और जिसके पास उसके घर की चाबी होगी बड़े आराम से अंदर चला गया। देखिए, अभी तक ना हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ वारदात की गई है। ये किसी आम सी घरेलू औरत के बस की बात नहीं है कि पुलिस को और कानून को इतनी चालाकी से घुमा घुमा के बदहवास कर दे। कहीं आप लोग रुबीना पे तो शक नहीं कर रहे, क्योंकि मकतूल की खाला ने किसी आशना का जिक्र किया था और वो वकील है। एक वकील इतना ज़हीन तो हो सकता है कि उसे कानून के सारे दाव पेच पता हो और उसे मालूम हो कि किस तरह से केस को उलझाना है। लेकिन एक बात जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि मकतूल की लाश को मकतूल की गाड़ी में ट्रांसफ़र नहीं किया गया था। इस वारदात में एक और गाड़ी इस्तेमाल हुई, और वो जो मुबैना आशना है रुबीना का, वकील तो है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है। सेकेंडली, आपने कहा कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो घर में आला कत्ल प्लांट कर सके और घर की चाबी भी हो। घर में आपकी तफ्तीश के मुताबिक जब फ़हीम को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था तो एक शख्स पीछे रुका था फ़हीम के घर, फ़हीम की अपनी बहन, और वो गाड़ी पर भी आई थी। उसके पास मौका भी था कि वो फ़हीम के घर के अंदर वो आला कत्ल प्लांट कर जाए। उसके पास दूसरी गाड़ी भी थी और उसे गाड़ी चलाना भी आती थी, और मोहरिक भी था। फ़हीम के मरने के बाद सारी जायदाद की वारिस तो अब फरीन ही है ना। मेरे ख्याल में आप फरीन की गाड़ी का अगर फोरेंसिक टेस्ट करवाएं तो मालूम हो जाएगा कि उसमें फ़हीम के खून के ट्रेसेस हैं या नहीं। हमने जो अभी तक सबसे बड़ी गलती की है, हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ 9:35 के बाद किया, क्योंकि हमारे पास एक गवाह था जिसने फ़हीम की गाड़ी को उस इलाके से 9:35 पर जाते हुए देखा था। लेकिन उसने सिर्फ फ़हीम की गाड़ी को देखा था, ये नहीं देखा था कि गाड़ी फ़हीम चला रहा था या नहीं। समझ गया वकील साहब, मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ, मैंने आपसे सख्त लहजे में बात की, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो वकील साहब, क्यों कत्ल किया फ़हीम को? ये कैसी बातें कर रहे हैं? फ़हीम यहाँ से 9:30 बजे जा चुका, और इस बात की गवाही मोहल्ले का चौकीदार भी दे रहा है। वकील साहब, चौकीदार ने 9:30 बजे गाड़ी को जाते हुए देखा था, फ़हीम को नहीं। और उस गाड़ी को या तो आप चला रहे थे या फिर आपकी बीवी, क्योंकि उस वक्त तक फ़हीम तो मर चुका था। ये सरासर झूठ है। अगर आप लोगों से असली कातिल नहीं पकड़ा जा रहा तो उसका इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, हाँ? जबकि गाड़ी फायजा के घर के बाहर खड़ी थी और आला कत्ल रुबीना के घर से बरामद हुआ, और आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। वकील साहब, वो गाड़ी भी फायजा के अपार्टमेंट के बाहर आपने नहीं पहुंचाई, और आला कत्ल भी फ़हीम के घर आपने प्लांट किया, वरना उस खेल के बल्ले का उस घर में क्या काम जहाँ कोई लड़का ही ना हो। लड़का तो आपके घर में था। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, मैं वकील हूं और मैं देख लूंगा कोर्ट में आपको। फंसाया तो आपने वकील साहब, कत्ल किया खुद और फंसा दिया उन मासूम माँ बेटी को। देखें जी वकील साहब, अब सीधे तरीके से सच उगल दें, वरना आपकी गाड़ी
फॉरेंसिक टेस्ट के बाद सारे का सारा सच उगल गया। ये तुम अपने माजूर बाप को घर पे उठाकर लेकर आ गई हो ना, इससे कुछ होने वाला नहीं। जायदाद का वारिस सिर्फ तुम्हारा भाई ही रहेगा, चाहे हम कितनी खिदमत के ड्रामे कर लें। क्यों? जायदाद हमारे नाम क्यों नहीं होगी? दुख सहे भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं। क्योंकि जायदाद तुम्हारे बाप के नाम है, और अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो सारी की सारी जायदाद तुम्हारे भाई के पास चली जाएगी या फिर उसकी बेटी को। ये मैं होने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल तुम इतने बड़े वकील हो, इतने बड़े बड़े मुजरिमों को छुड़ाते हो, दहशतगर्दों को बचाते हो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना कि ये जायदाद हमारे नाम हो जाए। एक रास्ता है। वो क्या? हमें मिलकर तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाना होगा। हाँ। इसका मकसद है फहीम भाई को मरना? हाँ, तुम और मैं मिलकर तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हारा भाई मर जाता है तो जायदाद सारी की सारी तुम्हारे नाम हो जाएगी। क्योंकि अगर बाप मर जाए और दादा जिंदा हो और दादा के नाम जायदाद हो तो फिर पोती का उसमें कोई हिस्सा होता नहीं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? ये जायदाद मेरे हाथों से ना निकले, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये खेल कैसे खेलना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कत्ल करेंगे हम, और सजा मिलेगी उन माँ बेटियों को या तुम्हारे भाई की उस दाश्ता को। बस जैसा मैं कहूँ वैसे करती जाना। तुम किसी बहाने से अपने भाई को एक दफा घर बुला लो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। वो सब तो ठीक है, और अगर हम पकड़े गए तो? कानूनी दावपेच का माहिर हूं मैं, तुम फिक्र नहीं करो। कानून को कैसे घन चक्कर बनाना है ये मैं खूब जानता हूं। बहुत जबरदस्त मंसूबा बनाया तुम दोनों मियां बीवी ने, लेकिन कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। और रही बात, तेरे मियां ने सच उगल दिया है, बेहतर है कि तू भी सच उगल दे। नहीं नहीं, आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई होगी। ये सब कुछ रुबीना भाभी की साजिश है, उन्होंने जरूर अपने आशना के साथ मिलकर रची होगी। आप जाकर उनको पकड़े ना। वो किसी आशना से नहीं, अपने वकील से बात करती थी, और बेहतर है कि तू भी अपने वकील से बात कर ले, क्योंकि सजा तो तुझे होनी है, लेकिन अगर तूने गुनाह कबूल कर लिया कम से कम फांसी से बच जाएगी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। फरीन, तुम तो कह रही थी कि आमिर के ससुराली आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ना कोई ससुराली है और ना आमिर। आमिर तो हॉस्टल में, और रही बात ससुरालियों की तो आप हैं ना। फरीन, समझाओ इसे। मैंने सिर्फ इस शर्त पर ताल्लुकात बहाल किए थे कि तुम लोग ये बात नहीं करोगे दोबारा। क्यों ना करें, क्यों ना करें फहीम भाई इस टॉपिक पर बात। आफ्टर ऑल मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरे भी कुछ अरमान है, और वो सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है। तुम लोगों की सारी ख्वाहिशों को तो मैंने पूरा किया है, सारी ख्वाहिशों को। अच्छा, अब्बा पर फालिज का अटैक हो जाने के बाद सारी जायदाद पर आप नाग बनकर बैठ गए, और एहसान जताने के लिए मुझे क्या दी? वो बंजर जमीन। कौड़ियों के भाव गई है वो, कौड़ियों के भाव। और अब आप अपने इस गुनाह की तलाफी के लिए मारिया का रिश्ता मेरे आमिर से करेंगे। एक बात सुन लो, रुबीना को मैं दे रहा हूँ तलाक, और मारिया रुबीना के साथ चली जाएगी, और वो अपने भाई के बेटे से उसका रिश्ता कर रही है। मैं कोई वादा नहीं कर सकता ऐसा, और मैं जा रहा हूँ, और जो कुछ तुम लोगों को मैंने दिया है ना, सूद के साथ वापस लूंगा। ऐसे नहीं जाने दूंगी, आज फैसला होकर रहेगा। आप अपनी आधी जायदाद मेरे नाम करेंगे, आपके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, तुम्हारी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा क्यों ना करें कि तुम्हें ही रास्ते से हटा दें, क्योंकि जायदाद तो सारी तुम्हारे बाप के नाम है, और बाप तुम्हारा हमारे घर में रहता है, और तुम्हारे मरने के बाद कानूनी तौर पर जायदाद में पोती का कोई हिस्सा नहीं होता, सारा हिस्सा जाएगा मेरी बीवी के पास। और वैसे भी अब्बा की खिदमत करूं मैं, और जायदाद पे कब्जा कर लें आप, माल आपके पास, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ हाँ फरीन,
बातों में टाइम जाया नहीं करना। भाई की सारी बातों से मैं वाकिफ थी। उनकी गाड़ी में लगा हुआ ट्रैकर, उनकी फायजा से मोहब्बत और फिर घरेलू हालात। जहांगीर ने भाई की गाड़ी ली और उनका मोबाइल फोन लिया और फायजा के फ्लैट पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने फायजा को फोन किया और फोन करने के बाद बात नहीं की और चंद घंटों के लिए गाड़ी वहीं पार्क कर दी। और उसके बाद फिर रात 1:30 बजे जहांगीर गाड़ी लेकर फहीम भाई के घर गए और वहां से उन्होंने मुझे फोन किया। मैं भाई की डेड बॉडी लेकर अपनी गाड़ी में उनके घर पर चली गई। हमने दाएं बाएं देखा, गली में कोई नहीं था और मौका गनीमत जानकर उनके दरवाजे पर रखकर वहां से भाग लिया। और जब मेरी भतीजी ने मुझे फोन किया तो हम फौरन ही वहां पहुंच गए ताकि हम पर किसी को शक ना हो और हम अपने मंसूबे का दूसरा अमल पूरा कर सके। वो बैट मेरे बेटे का था। जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो फहीम दूसरी गाड़ी लेने का बहाना करके वहां से चली गई और उसने फहीम की किचन से घर की चाबी निकाली और उसको इस्तेमाल करते हुए आमिर का बैट उसके घर में छुपा दिया। बीबी, मुजरिम कितने ही अच्छे मंसूबे बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं झोल छोड़ ही जाता है। चलो। मगर मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं। उनकी देखभाल के लिए उनकी पोती और बहू काफी है। चलो यहाँ से, लेकर आओ उसे। गिरफ्तार करो वकील साहब, चलिए हमारे साथ। देखिए मैं वकील हूँ, आप छोड़ दें। मैं चलिए हमारे साथ। मैं चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप इस तरह से नहीं कर सकते। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।